हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं ओडिशा भुवनेश्वर सिटी से बोल रहा हूं। आज का लेसन में मैं आपको बैलेंस फॉरवर्ड एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली प्राइम में कैसे जनरेट किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो सवाल आता है, व्हाट इज बैलेंस फॉरवर्ड एंड व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन। ये दोनों टर्म के बारे में अगर आपको सही ढंग से जानकारी मिलेगा, आपको लेसन समझने के लिए ज्यादा आसानी हो सकता है। आप लोग कंपनी बना लिए है, लेजर बना लिए, आइटम बना चुके हैं, ट्रांजैक्शन भी कर लिए है। ट्रांजैक्शन आप लोग क्या क्या किए? परचेज किए, सेल किए, रिसीव किए, पेमेंट किए। इसका मतलब ऐसा नहीं आप सप्लायर से जितना क्वांटिटी का सामान खरीदारी किए थे सबके सब आप कस्टमर को बेच पाएंगे। कि कस्टमर आपको जितना पैसा देना चाहिए था, पूरा पैसा कस्टमर आपको पेमेंट किया, ना सप्लायर को आपके तरफ से भी जितना पैसा देना था आप भी सप्लायर को पूरा पैसा दे चुके हैं। ऐसा होता नहीं है। कभी आप कस्टमर से पूरा पैसा रिसीव करते हैं, कभी पार्ट पेमेंट भी रिसीव करते हैं, कभी सप्लायर को पूरा पेमेंट देते हैं, पार्ट पेमेंट भी देते हैं। बराबर। प्रोडक्ट आप जितना सप्लायर से खरीदारी किए हैं, कभी पूरा बेच सकते हैं, कभी आधा भी बेच सकते हैं, कभी बिल्कुल बेच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप सालों भर ऐसे आप ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं। साल का आखिरी में आप देख रहे हैं आपका बैंक में इतना पैसा है, आपका कैश में इतना पैसा है, आपके पास स्टॉक इतना बचा हुआ है, मतलब कुछ माल बच गया है। सो आपका साल का आखिरी दिन खत्म हो गया। तो साल का आखिरी दिन मतलब क्या है? 31 दिन अब द नेक्स्ट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लो इस साल को आप पकड़ लिए, आप अगर पकड़ सकते हैं, हम लोग हिसाब कैसे करेंगे? 1/4/2020 जो कि आपको खत्म होगा कब? 31 दिन 2021 को। मान लो 31 दिन 2021 आपका हो गया, डेट हो गया, आपका लास्ट ट्रांजेक्शन हो गया। साल का आखिरी डेट में आप लोग देखे हैं आपका इतना प्रॉफिट किए, इतना लॉस किए, आपका बैंक में इतना पैसा है, आपका कैश में इतना पैसा है, बराबर, प्लस स्टॉक इतना है, सप्लायर को आपको इतना देना है, कस्टमर से आपको इतना पैसा लेना है। तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल का वो ओपनिंग बैलेंस को ऑटोमेटिकली कन्वर्सन हो जाता है। अगर आप सब कुछ ट्रांजैक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में खत्म करने के बाद सही ढंग से इसको आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वही चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस को कैसे कन्वर्सन होता है, स्टॉक वाइज एंड वैल्यू वाइज। तो इसीलिए तो आपको पहले तो कंपनी बनाना पड़ेगा, तो आपको जानकारी के लिए आसानी होगा, इसलिए मैं उसी नाम में कंपनी बना चुका हूँ। कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू के अंदर जाने के बाद, बराबर, तो हियर कम्स माय कंपनी। देन कंपनी बनाने के बाद मेरे को F11 दबाना है, बराबर। तो F11 में हम लोग करते क्या है, आपका गोडाउन ऑप्शन, कैटेगरी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, ये सबको आपको एक्टिव करना है। जैसे कि अकाउंटिंग सेक्शन में इसको हम यूज किए हैं, इधर आपको डिस्काउंट को आपको एक्टिव करना था, डिस्काउंट एक्टिव किए, एंड ऑफर जीएसटी वाला को भी एक्टिव किए, बराबर। तो ये करने के बाद हम लोग कुछ लेजर बनाए हैं। जैसे कि क्या क्या लेजर हम लोग बनाए हैं, तो पहला लेजर मेरा सीजीएसटी टैक्स लेजर बना चुके हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी में आएगा, सेंट्रल टैक्स एंड परसेंटेज में इधर 5% देकर आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टोटल टैक्स 10% में हिसाब जोड़ना है। वो हिसाब से जैसे सीजीएसटी लेजर में किया हूँ, एसजीएसटी लेजर भी बना चुका हूँ, सेम प्रोसेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, टैक्स टाइप आपका स्टेट टैक्स आएगा, एंड परसेंटेज आपका 5% में देखा जाएगा। सप्लाई लेजर, दैट इज अंडर सरेंडर क्रेडिटर, सप्लाई लेजर सरेंडर क्रेडिटर। देन ऑफ कोर्स आपका कस्टमर लेजर बनाते हैं। कस्टमर लेजर को कौन सा ग्रुप के अंदर रखते हैं? सरेंडर डेप्टर के अंदर रखते हैं, बराबर। देन आपका कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर बनाते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन आपका आपका हाउस रेंट अकाउंट, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। देन आपका पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। ओके।
देन आपका स्टाफ सैलरी अकाउंट, ये भी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग के अंदर आपका आएगा, बराबर। देन आपका टेलीफोन बिल अकाउंट, ये भी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग के अंदर आएगा। टेलीफोन बिल अकाउंट, इसको भी हम लोग इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। ये जो एक्सपेंस इतने सारे लेजर बनाए हैं, ये कंपनी का खर्चा दिखाने के लिए, क्योंकि साल का आखिरी में हम लोग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट निकालने वाला है, हमको एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इनकम दिखाना जितना जरूरी है, खर्चा भी दिखाना उतना जरूरी है। जिस क्षेत्र में आपका खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाता है, कंपनी आपका लॉस संभालता है। उल्टा इनकम खर्चा से ज्यादा होता है, कंपनी आपका प्रॉफिट करता है। इसीलिए क्या बोला हूं, इनकम, ऑल सेल्स आर इनकम, ऑल परचेज आर एक्सपेंस। तो वो सब हेडिंग को छोड़ने के बाद और कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर रहता है। महीने के आखिरी में स्टाफ लोग को पकड़ दिया जाता है, घर मालिक को घर भाड़ा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक बिल दिया जाता है, टेलीफोन बिल दिया जाता है, वो सबको भी आपको पेमेंट में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोग ये हेडिंग बनाए हैं। एंड आखिरी में हम लोग आपका बैंक लेजर बनाए हैं, HDFC बैंक बनाए, इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखा गया है। देन आपका बेसिक परचेस लेजर, ये आपका परचेज अकाउंट, GST को एप्लीकेबल रखेंगे, ऑर्डर को यूज करेंगे, परचेज टैक्सेबल करते हैं, एंड परसेंटेज इधर 10% देकर आगे चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स के अंदर रखते हैं, बराबर। देन आपका सेल्स लेजर आ जाएगा, सेल्स अकाउंट्स, GST ऑर्डर को आपको यूज करना पड़ेगा, एंड सेल्स टैक्सेबल, एंड परसेंटेज कितना रखेंगे, वही 10% रखेंगे आपका ओवर द गुड्स, बराबर। तो ये आपका बेसिक लेजर जो बनाना था हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग इन्वेंटरी के अंदर जाते हैं। तो इधर मैं स्टॉक आइटम को चला जाता हूँ। तो स्टॉक आइटम में मैं आइटम का नाम दिया हूँ टीवी, डिस्क्रिप्शन में आपका 40 इंचेस LED टीवी रखा हूँ, उसको ग्रुप किसके नाम में रखा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के नाम में। कैटेगरी ब्रांड नेम, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर आपका LG के नाम में दिया गया है, यूनिट्स आपका नंबर दिया गया है। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ परचेस, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं 25,987 रुपया दिया गया, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका 36,987 रुपया हम लोग रखे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ परचेस एंड ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड ऑफ कोर्स GST को आप लोग यूज करेंगे, टैक्सेबल, एंड परसेंटेज कितना देंगे, 10% टैक्स देकर आगे जाते हैं, 10% ओवर द गुड्स। ठीक है, तो ये आपका लेजर डाटाबेस बन चुका है, आइटम डाटाबेस बन चुका है। उसके बाद विल मूव टू ट्रांजैक्शन सेक्शन। भाउचर में हम लोग F9 दबाकर परचेस कर सकते हैं, F8 दबाकर सेल्स कर सकते हैं, F6 में रिसीव कर सकते हैं, F5 में पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं पहले से कुछ ट्रांजैक्शन बनाया था, बट जैसे कि आपको मैं ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, उसको लेकर रिपोर्ट को कैसे जनरेट किया जा सकता है, वो आपको मैं विस्तार में समझना चाहता हूँ। इसलिए जो जो भी मैं ट्रांजैक्शन किया हूँ, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फिर से भाउचर को जो लेजर बनाया, जो आइटम बनाया, उसी को लेकर ये वाला ट्रांजैक्शन मैं फिर से करने वाला हूँ, बराबर। ओके, सो आई एम डिलीटिंग एवरी भाउचर आई एम मेड इन दिस चैप्टर, बिकॉज मैं आपको शुरू से फिर से मैं दिखाने वाला हूँ ट्रांजैक्शन कैसे बनता है एंड उसका इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में कैसे आता है, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वही गेटवे टैली के अंदर अभी भाउचर के अंदर चलते हैं। पहले तो मैं दबाता हूँ F9 आपका परचेज भाउचर। तो मैं किससे खरीदने वाला हूँ, सप्लायर से खरीदने वाला हूँ, ठीक है। अभी पार्टीज अकाउंट में मैं सप्लायर का नाम दे चुका हूँ। देन आपका परचेज लेजर में परचेज लेजर का नाम चॉइस करेंगे, नेम ऑफ द आइटम आपका टीवी दे रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी कितना खरीद रहा हूँ, 50 पीस, रेट तो पहले से फिक्स किया हूँ। उसके ऊपर आपका CGST जोड़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स SGST को एड ऑन करेंगे। हो गया आपका टैक्स एडिशन। बिल आपका बन गया है परचेज बिल। तो मैं 50 पीस खरीदारी किया हूँ, कितने का खरीदारी किया हूँ, 14,29,250 रुपया का मैं सप्लायर से खरीदारी किया हूँ।
तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे अभी F8 दबाकर। तो इधर मैं सेल में कस्टमर का नाम देता हूं, तो सेल बिल ये आपका हो गया टीवी। तो मैं 40 पीस भेज रहा हूँ। सेल रेट तो आप लोग फिक्सेशन किए थे, तो उसके ऊपर मेरे को फिर से टैक्स जोड़ना है, CGST एंड ऑफ कोर्स SGST। ठीक है, मैं कस्टमर से कितना पैसा पाने वाला हूँ, 16,27,428 रुपया। नीचे जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं वो कस्टमर से मैं पाने वाला हूँ, बराबर। तो मेरा परचेज हो गया, सेल हो गया। अभी मैं कस्टमर से चेक में पैसा रिसीव करूंगा। उसके बाद बैंक चेक में रिसीव करूंगा तो वो पैसा मेरा कौन सा अकाउंट को चला जाएगा, बैंक को चला जाएगा। बट सप्लायर को मेरे को कैश में पेमेंट देना है। एंड बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला हेडिंग में बनाया हूँ वो पेमेंट भी वो सब खर्चा मेरे को कैश में भी दिखाना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं रिसीट वाउचर बनाता हूँ। इधर मैं बैंक का नाम चॉइस किया, तो मैं किससे रिसीव करने वाला हूँ, कस्टमर से रिसीव करने वाला हूँ। तो हियर इज माय कस्टमर। तो कस्टमर से मैं पैसा रिसीव किया 16,27,428 रुपया, पूरे के पूरे सब पैसा रिसीव कर लिया। देखो कस्टमर बैलेंस अभी आपका इधर 0 हो चुका है एंड मेरा बैंक बैलेंस 16,27,428 रुपया आ चुका है, बराबर। ये मेरा बैलेंस आ गया है। अभी सप्लायर बोला मेरे को कैश में पैसा चाहिए, बट मेरे पास तो कैश में पैसा है नहीं, सो आई हैव टू ड्रॉ सम मनी फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए, बैंक से पैसा उठाने के लिए हमको एक वाउचर करना पड़ेगा। द नेम ऑफ द वाउचर इज कंट्रा वाउचर। सो आई प्रेस F4। तो ध्यान रखिए, जब भी कंट्रा वाउचर करेंगे, टू अकाउंट मतलब जिस जगह को आपको पैसा लेना है, दैट इज टू अकाउंट। टू अकाउंट हर एक क्षेत्र में रहेगा ऊपर, फ्रॉम अकाउंट रहेगा नीचे। तो मेरे को पैसा कहाँ है, बैंक में है। मैं ड्रॉ करने के बाद वो कौन सा अकाउंट को जाएगा, कैश अकाउंट को जाएगा। तो इधर अकाउंट में मेरे को ऊपर में लिखना है कैश। कहां से लूंगा, बैंक से लूंगा। ठीक है, बैंक में मेरा 16 लाख रुपया दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, बैंक से अभी 15 लाख रुपया कैश ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो मैं 15 लाख रुपया बैंक से अभी ड्रॉ करके उसको कौन सा अकाउंट को ले लिया, कैश अकाउंट को ले लिया। बाकी मेरा बैंक में अभी भी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये आपका 15 लाख तो है, 15 के बाद 50, यस दैट इज राइट। अभी मेरे को नेक्स्ट पेमेंट करना है। मैं क्या किसको पेमेंट करूंगा, वही कैश में। तो पहला पेमेंट तो हम सप्लायर को करके देखा था। तो अभी जब सप्लायर की बारी आया, सप्लायर को मेरे को पूरा पैसा कितना देना है, 14 लाख रुपया। बट मैं सप्लायर को बोला मैं आपको फिलहाल 10 लाख रुपया पेमेंट दे रहा हूँ, बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में दूंगा। तो इसीलिए जब पार्ट पेमेंट किया जाता है, मैं रेफरेंस को इधर डालता हूँ ऑन अकाउंट के अंदर एंड अमाउंट के अंदर देता हूँ 10 लाख रुपया, बराबर। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मैं अभी 10 लाख रुपया, तो 10 के बाद 5 तो शून्य, ये कितना शून्य आप लोग देख रहे हैं, 10। ये आपका 1 2 3 4 और एक शून्य आएगा, ठीक है। 10 लाख रुपया मैं पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ। किसको, सप्लायर को, अगेंस्ट जो भी परचेज बिल में अमाउंट था। मतलब लॉजिक इज वेरी सिंपल, आई एम नॉट मेकिंग फुल एंड फाइनल पेमेंट टू द सप्लायर, बट मैं कस्टमर से पूरा पैसा मैं ले चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या क्या कैश में पेमेंट करने वाला हूँ, ऑल इंडायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग। तो जैसे कि इधर मेरा इलेक्ट्रिक बिल, इसमें ना मेरे को 3,000 रुपया देना है, तो अमाउंट में 3,000 रुपया डाला हूँ। देन मेरे को हाउस रेंट देना है 10,000 रुपया, ठीक है। मैं हाउस रेंट अकाउंट में 10,000 रुपया डाला हूँ। देन मेरे को इसमें ना पेटी कैश में मेरा खर्चा हुआ है 3,000 रुपया, तो इधर 3,000 अमाउंट डाला हूँ। देन मेरे को स्टाफ लोग को इसमें ना सैलरी में कितना देना है, 20,000 रुपया, तो मैं सैलरी अभी दे रहा हूँ 20,000 रुपया स्टाफ लोग को सैलरी। देन फाइनली मेरा टेलीफोन बिल पे खर्चा हुआ 1,000 रुपया, वो बिल अमाउंट भी इधर में डालता हूँ। सो दीज आर योर मंथली रिकरिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए ये सब खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा। दिस इज द मस्ट स्टेप, क्योंकि ये खर्चा अगर हम लोग नहीं दिखाते हैं, सही मायने में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, बराबर। तो ये तो हो गया हमारा परचेस सेल रिसीट पेमेंट वाला वाउचर्स। उसके बाद हम लोग
को करना क्या है, कुछ स्टेटमेंट चेकिंग करना है। मतलब इधर जो भी कुछ हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं, ये ट्रांजेक्शन में बैंक पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व। मतलब कस्टमर हमको चेक में पेमेंट दिया, हम चेक जमा किए बैंक। सप्लायर एंड अलग खर्चा हमको कैश में करना पड़ा, इसीलिए मैं बैंक से पैसा विड्रॉ किया। तो अभी सही महीने में हमको चेक करना है एट द एंड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन हाउ मच मनी आई हैव इन माई कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। उसके लिए आपको गेटवे टैली को फिर से वापस जाना पड़ेगा। उधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैंकिंग, और उसके पहले इधर आप लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को आ जाइए। इधर एक ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट नहीं है, अकाउंट बुक्स को आ जाइए। सॉरी, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट नहीं, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को आकर अकाउंट बुक्स को आ जाइए। इधर आपको मिलेगा कैश बुक एंड बैंक बुक। तो टोटल बैलेंस अभी आपके पास कितना दिखा रहा है, 5,90,428 रुपए। उसमें कैश इन हैंड 4,63,000 रुपया है। बैंक में आपका 1,27,428 रुपया है। कैश तो कैश हमको चेक करना है। अभी टाली का रिकॉर्ड जो दिखा रहा है, फिलहाल मेरा बैंक में इतना पैसा होना चाहिए। हमको अभी फिजिकली चेक करना है असल में बैंक में उतना पैसा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे टैली को फिर से वापस चले जाते हैं। इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैंकिंग। जब बैंकिंग वाला ऑप्शन को खोलते हैं, सबसे नीचे वाला क्या ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज व्हाट, checking the balance as per your company records and checking the balance in your bank। मतलब हर एक क्षेत्र में आपका कंपनी का खाता हिसाब में दिखा रहा है, मेरा फिलहाल बैंक में इतना पैसा रहना चाहिए। आप फिजिकली चेक करें असल में मेरा बैंक में इतना पैसा है कि नहीं है। नॉर्मल देखिए स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, आप लोग मेरे ख्याल से सबका कोई ना कोई बैंक में तो जरूर अकाउंट होगा। बीच बीच में आप लोग करते क्या है, पासबुक लेकर बैंक को जाते, कंसर्न ऑफिसर को बोलते हैं साथ थोड़ा अपडेट करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए। अपडेट करा लीजिए का मतलब क्या है, आप सोच रहे फिलहाल मेरा बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, तो आप चेक करें असल में आपका बैंक में इतना पैसा है कि नहीं। जब फिगर मैच कर रहा है आपको तसल्ली हो जाएगा, यू आर सेटिस्फाइड। अगर फिगर मिसमैच नहीं कर रहा है, आप फिर हिसाब देखेंगे क्यों मिसमैच नहीं करेंगे। तो वही चीज हम भी टैली में करने वाला है। मेरा कंपनी का रिकॉर्ड शो कर रहा है मेरा बैंक में 4,88,000 रुपया रहना चाहिए, तो मैं अभी फिजिकली बैंक में चेक कर रहा हूँ असल में मेरा बैंक में इतना पैसा है कि नहीं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो अभी जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर माउस दबा रहा हूँ, किसका कौन सा बैंक में मेरा अकाउंट है, एचडीएफसी में अकाउंट है, तो एचडीएफसी बैंक को अंदर जाने के देखने के बाद अभी नीचे स्टेटस क्या दिखा रहा है, बैलेंस एज पर द कंपनी बुक 1,27,428 रुपया, बट बैलेंस एज पर द बैंक बुक 0। सो व्हाट डज द मनी गो। अब सवाल आता है, मैं तो कस्टमर से पैसा रिसीव किया था, सप्लायर को पेमेंट भी दे चुका हूं, बट मेरा बैंक में कुछ पैसा नहीं दिखा रहा है। नीचे वाला बीच वाला स्टेटमेंट दिखा है, क्या दिखा है, अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। मतलब जो 16 लाख रुपया आप लोग कस्टमर से चेक में रिसीव किए वो आपका क्रेडिट अकाउंट में नहीं दिखा रहा है। जो 15 लाख रुपया आप बैंक से ड्रॉ किए वो भी आपका डेबिट बैलेंस में नहीं दिखा रहा है। लॉजिकली अगर देखा जाए, आपका बैंक को पैसा आया, बैंक से आप पैसा भी ड्रॉ किया, बट कौन सा डेट में आया कौन सा डेट में गया, टैली पीपल डजंट नो। इसलिए तो टैली का रिकॉर्ड में बैंक का बैलेंस 0 दिखा रहा है। तो हमको बैंक को फोन करना है, सर इसी दिन इसी पार्टी का एक चेक हम लोग हमारा बैंक में जमा किए थे, मेरा अकाउंट को क्रेडिट हो गया था, हो गया क्या। बैंक वाला बोले हाँ हाँ ठीक है, आप चेक जमा किए थे 1 तारीख को, 5 तारीख को आपका अकाउंट को पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो हमको करना क्या है, इधर जो इंस्ट्रूमेंटेशन डेट, मतलब जिस डेट में चेक पार्टी से लेकर हम लोग हमारा बैंक में जमा किए, हमारा एचडीएफसी में अकाउंट है, पार्टी हमको एचडीएफसी का चेक दे सकता है, ये दूसरा कोई बैंक का भी चेक दे सकता है। तो सवाल आता है, पार्टी जो चेक हमको दिया है हम क्या किए, 1 तारीख को हमारा बैंक में जमा किए, बट हमारा खाता में चढ़ गया, इस दिन हम पार्टी से पैसा ले लिए, बट फिजिकली हमारा बैंक को कौन सा दिन क्रेडिट हुआ वी डोंट नो। तो बैंक वाला से इंक्वायरी करके हमको इधर बैंक का डेट डालना पड़ेगा। तो बैंक वाला बोलेंगे हाँ हाँ सर आपका 1 तारीख को एक चेक आप लोग जमा किए थे, उसी दिन और 1 दिन के बाद आपका अकाउंट को पैसा क्रेडिट हो चुका है, तो इधर आपको डेट डालना है। सिमिलरली आप बोलेंगे मैं बैंक से कुछ पैसा मैं उठाया था, कौन सा दिन में मेरा अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ,
जिसको मेरे को मालूम नहीं था, बैंक वाला फिर खाता देखकर बोला है आप इस दिन बैंक से पैसा विड्रॉ किए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इधर डिपॉजिट डेट माने बैंक कौन सा दिन में आपका अकाउंट को पैसा क्रेडिट हुआ एंड कौन सा दिन में आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, बैंक डेट के हिसाब से इधर आपको 2 डेट डालना है। बट आपको मालूम है ये तो आपका एजुकेशन पैक है, इधर तो हम 1 तारीख को छोड़कर दूसरा डेट शायद डाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम वही डेट देकर दिखा देता हूँ। देखो अभी स्टेटस क्या है, बैंक में कुछ पैसा नहीं दिखा रहा है। मैं 16 लाख के अगेंस्ट में अभी मैं डेट डालने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो आ गया मेरा 16 लाख रुपया क्रेडिट हो गया। फिर इधर मैं कॉन्ट्रा वाउचर में जिस दिन मैं बैंक से पैसा उठाया उसी डेट पे मैं इधर डाल रहा हूँ। अब देखो स्टेटस, थोड़ी देर पहले रिकंसिलिएशन में क्या दिखा रहा था, बैलेंस हाउस तो कंपनी बुक 1,27,428 रुपया, बैलेंस हाउस तो बैंक बुक 0 दिखा रहा था। अभी अमाउंट गेट रिकंसाइल्ड, सो इधर बैलेंस भी मेरा आ चुका है। तो एक चीज सब लोग ध्यान रखिए, जब भी आपका जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, स्पेशली आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर में, व्हेन बैंक पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व, व्हेन बैंक पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व मतलब बैंक के जरिए में आपका ट्रांजेक्शन होता रहता है, एंड द पार्ट आपको रिकंसिलिएशन करना 100% जरूरी है। अगर आप रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, डेबिट बैलेंस आपको क्रेडिट को चला जाएगा एंड क्रेडिट बैलेंस आपको डेबिट को चला जाएगा। आपका कंपनी प्रॉफिट कर सकता है, वो लॉस भी दिखा सकता है। आपके पास पैसा है बट आपका बैलेंस में पैसा नहीं दिखाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन व्हिच यू हैव टू डू एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो रिकंसिलिएशन करने के बाद हम लोग फिर से गेटवे टैली को वापस चले जाते हैं, इधर कुछ रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट में क्या चेक करते हैं, पहले हम तो आते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ एसेट देख रहे हैं, कुछ लायबिलिटी देख रहे हैं। एसेट मतलब क्या है, जो हमारे पास है। करंट एसेट, करंट एसेट मतलब क्या है, मनी, एंड करंट एसेट का ऑपोजिट क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या है, प्रोडक्ट, हाउस बिल्डिंग, मशीनरी। बट इधर जब करंट एसेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ये दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया का है, 2,68,000 आपका 870 रुपया का। तो अब सवाल आया, थोड़ी देर पहले तो मैं बोला था करंट एसेट मतलब मनी है, तो इधर स्टॉक को कैसे दिख रहा है। भाई सीधी सी लॉजिक है, जितना रुपया का सामान आपके पास पड़ा हुआ है, मतलब जो सामान को आप कस्टमर को भेजे नहीं है, आज नहीं तो कल भेजेंगे ना, जब भेजेंगे आप वैल्यू में तो भेजेंगे, उसका पैसा तो आपके पास आएगा। मतलब आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, आप 50 पीस टीवी खरीदे थे, 40 पीस भेजे, तो 10 पीस का सामान आपके पास पड़ा हुआ है, जिसका पैसा आपको जब आप भेजेंगे वो पैसा आपके पास कैश में आ जाएगा। इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है वो आपको करंट एसेट में लिया गया। बाकी इतना कैश आपके पास है, इतना बैंक में आपका पैसा है, सब मिलाकर 8,50,298 का आपका करंट एसेट दिखा रहा है। व्हाट अबाउट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या आता है। तो एक है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आप कस्टमर से पैसा ले लिए है, सप्लायर को पैसा दे दिए। व्हाट अबाउट टैक्स, द जीएसटी यू हैव कलेक्टिंग फ्रॉम योर कस्टमर दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ना। अभी तक आप क्या किए, सब कुछ पेमेंट कर चुके हैं, बट हैव यू पेड द टैक्स, नो। हम लोग अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स पे किए नहीं, इसीलिए वो टैक्स वाला अमाउंट मेरा लायबिलिटी अकाउंट को जा चुका है। सीजीएसटी एसजीएसटी जितना टैक्स हम वसूल किए थे वो हमारा लायबिलिटी को चला गया। देन व्हाट एल्स लायबिलिटी, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का लायबिलिटी अभी भी दिखा रहा है 4,29,285 रुपया। यस दैट इज ट्रू। हम लोग को सप्लायर को देना था कितना, 14 लाख रुपया समथिंग कितना देना था, बट उसका अगेंस्ट में हम लोग जो सप्लायर को पेमेंट किए, कैश में कितना पेमेंट किए, 10 लाख रुपया हम सप्लायर को पेमेंट किए। नेचुरली बाकी बैलेंस तो आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा। ठीक है, सो दैट इज बैलेंस शीट में करंट एसेट को आप चेक किए, इसको चेक किए। देन व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी हम सही मायने में चेक करेंगे हमारा कंपनी प्रॉफिट किया ना हमारा कंपनी लॉस किया। तो इधर हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान से देखिए, इधर बाएं तरफ क्या दिखा रहा है, परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग स्टॉक। और एक चीज सबका जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब आप लोग बैलेंस शीट देखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उधर आपका टैक्स का हिसाब नहीं आएगा, बिकॉज टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टैक्स अपना रास्ता में आता है, अपना रास्ता में जाता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट की तरफ से पार्टी से टैक्स को वसूली करते हैं, गवर्नमेंट को पुनर्बार वही टैक्स को वापस करते हैं।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स को छोड़कर जो वैल्यू है वही वैल्यू के ऊपर आपका पीएल अकाउंट दिखाता है। जैसे कि आपको मालूम है आप परचेस किए थे कितना, टैक्स के साथ 14 लाख रुपया समथिंग कुछ आया था जो पेमेंट आपको सप्लायर को देना था, बट इधर आपका परचेस में कितना दिखा रहा है 12,69,350 रुपया, दैट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। कस्टमर को आप बिल कितना किए थे 16 लाख समथिंग का, बट इधर कितना वैल्यू दिखा रहा है 14 लाख, दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो लॉजिक क्या बोलता है, आप जितना रुपया का परचेस किए बेचने के बाद आपको जितना मार्जिन मिला है, मार्जिन का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल। आप 100 में खरीदे हैं 150 में भेजे, 50 रुपया जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड मार्जिन, जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्म में हम लोग इधर पीएल अकाउंट में उसको कौन सा अकाउंट को लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ सेल दोनों के बीच जो प्राइस का डिफरेंस आता है। तो बाएं तरफ क्या दिखाएगा, परचेज वैल्यू प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख ना 1 लाख नहीं 70,39,000 रुपया 350, जितना का सामान आपके पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना 2,68,870 रुपया, प्लस जितना रुपया का सामान आप भेजे है 14 लाख रुपया 794 रुपया 80 पैसा, सॉरी 14,79,480 रुपया, 14,69,480 रुपया का आप प्रोडक्ट सेल किए, प्लस जितना रुपया का सामान आपके पास बचा हुई, ये दोनों मिलाकर 17,39,350, ये भी दोनों मिलाकर 17,39,350 का अमाउंट आया है। ये दोनों आपका समान होना चाहिए। सो दिस इज टैली। ये अगर आपका टैली नहीं कर रहा है, मतलब परचेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये अगर वैल्यू में आपका फर्क आ रहा है, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक आपके तरफ से हुआ है। तो ये जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग निकाले है, ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, द वाउचर यू हैव मेंटेन्ड, दैट इज परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर। तो अगर ये फिगर आपका मैचिंग नहीं हो रहा है, आपको करना क्या है, तुरंत आपको डे बुक जाकर हर एक वाउचर बारीकी से आपको चेक करना है। तो उधर आपको आपका मिस्टेक क्या है पता चल जाएगा, उसको केयरफुली मॉडिफाई कीजिए, एडिटिंग कीजिए। ओके, फिर से बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाकर फिर से आपका ए वाला वैल्यू को टैली कीजिए, देखिए आपका वैल्यू टैली हो जाएगा, तो सही महीने में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर आ जाएगा। अभी जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 4,40,000 रुपया, उसमें से आपका माइनस हुआ इंडायरेक्ट एक्सपेंस। इंडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये जो 37,000 का वैल्यू जो दिखा रहा है, अब किसका हेड में खर्चा सब दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक बिल, हाउस रेंट, पेटी कैश एक्सपेंडिचर, स्टाफ सैलरी, टेलीफोन बिल, ये सब खर्चा किए। तो 4,40,000 से ये वाला अमाउंट माइनस हो गया, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना आया 4,03,000 रुपया। सो दिस सही मायने में ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में क्या चेक करते हैं, कौन सा आइटम हम लोग खरीदे थे, कौन सा आइटम हम लोग बेचे, कितना पीस हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है 10 पीस पड़ा हुआ है, ठीक है 10 पीस हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर से अभी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को आते हैं, इधर हमको एक सेक्शन मिलेगा दैट इज स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी। इधर और विस्तार में आपको स्टॉक के बारे में जानकारी मिलेगा, दैट इज स्टॉक क्वेरी। मान लो हम लोग एक ही आइटम बनाए थे, इसलिए वो आइटम के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, बट जब बहुत सारे आइटम आप लोग परचेस करेंगे या सेल करेंगे, जो कि नॉर्मली आपका होता रहता है, इतने सारे आइटम से फिलहाल एक पर्टिकुलर आइटम का स्टेटस आप लोग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टॉक क्वेरी करेंगे। तो स्टॉक क्वेरी आपको किधर मिलेगा, इधर गेटवे टैली में आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को जाना पड़ेगा, उधर से आपको नेक्स्ट किसके अंदर मूवमेंट करना पड़ेगा, इन्वेंटरी सेक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक क्वेरी, कौन सा स्टॉक। सो दिस इज फाइनल स्टेटस। बाएं तरफ दिखा रहा है किससे आप लोग परचेस किए, कब परचेस किए, कितना क्या परचेस किए, कितना रेट में किए, कितना क्वांटिटी परचेस किए। दाएं तरफ क्या देख रहे हैं, किसको आप लोग भेजे, कितना में भेजे, कौन सा डेट में भेजे थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। तो टोटल रिकॉर्ड आपके पास मिल गया, इधर से 10 इधर से 10, मतलब फिलहाल इतना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। तो ये स्टॉक पूरी करने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से अकाउंट बुक को चले जाते हैं। तो जो स्टेटस हम लोग देख रहे हैं,
तो स्टेटस में कैश में दिखा रहा है हमारे पास 4,63,000 रुपया है, बैंक में दिखा रहा है 1,27,000 रुपया 428 रुपया है। स्टॉक तो देखे थे आपका 10 रुपया है, 10 पीस, सॉरी, स्टॉक का आपके पास 10 पीस टीवी बचा हुआ है। बाकी जो आउटस्टैंडिंग है, आपको सप्लायर को कुछ पेमेंट देना बाकी है, आपका फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो गया, आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को आ चुके हैं। मान लो आपका 31/3/2020 खत्म हो गया है, तो हमको देखना है इस साल का आखिरी में जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब स्टॉक वाइज एंड वैल्यू वाइज। तो स्टॉक के हिसाब से कितना दिखा रहा है, मेरे पास 10 पीस टीवी पड़ा हुआ है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द डेट, मतलब 31/3/2020 को मैं जब स्टेटस चेक कर रहा हूँ, मेरे पास अभी दिखा रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना पास पड़ा हुआ है, 10 पीस टीवी मेरे पास पड़ा हुआ है। बाकी बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो भी हम लोग चेक किए। तो लॉजिक क्या बोलता है, इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस दैट शुड बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऐसा बात नहीं है, जब आप सालों के बाद आप ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, हर एक साल आपको एक बार नया कंपनी बनाना पड़ेगा? नो, कभी भी नया कंपनी बनाने की जरूरत नहीं। एक बार बनाने के बाद बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा वो तरीका मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो वेरी सिंपल सा तरीका है, आपको गेटवे टैली को फिर से वापस आना है, ठीक है। गेटवे टैली को वापस आने के बाद इधर आप क्या देख रहे हैं, करंट पीरियड देख रहे हैं। ये करंट पीरियड के ऊपर माउस दबा सकते हैं। इधर आप करंट फाइनेंशियल ईयर जो था 1/4/2020 से, वो आपका खत्म हो गया 31/3/2021 को, उसको आपको चेंज करना है 1/4/2021, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को आप लोग आ चुके हैं। इधर आपको देना है 31/3/2022, 21 से 22, डन। अभी हम फिजिकली 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर है नहीं, हम लोग कहाँ आ गए, 21 से 22 के अंदर आ चुके हैं। सो लेट अस चेक। पहले तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को चलते हैं। इधर क्या देखेंगे, अकाउंट बुक्स को अंदर आते हैं। पहले देखते हैं कितना पैसा हमारा बैंक में है, कैश में है। तो अकाउंट बुक्स, कैश बुक, बैंक बुक, देखिए सेम फिगर दिखा रहा है। जो पिछले साल था क्लोजिंग बैलेंस 4,63,000 रुपया, इस साल का ओपनिंग बैलेंस को कैश में आ चुका है। जो बैंक में मेरा क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल में था कितना, 1,27,428 रुपया, वो मेरा भी आपका ओपनिंग बैलेंस को आ चुका है इस साल के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी को आ जाते हैं। स्टॉक के बारे में कुछ कोरी करते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक कोरी, ठीक है। तो स्टॉक कोरी में कितना रखा है, वही 10 पीस। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस इस साल का हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। स्टॉक बैलेंस ट्रांसफर हो गया, कैश बैलेंस ट्रांसफर हो गया, आपका बैंक बैलेंस भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग आपका जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप बोलेंगे बैलेंस शीट जाकर लायबिलिटी एसेट का क्या पोजीशन है, ठीक है, बैलेंस शीट जाकर लायबिलिटी एसेट देखते हैं, ठीक है, वही एसेट है, क्योंकि पिछले साल जो क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग आ गया है। ये आपका स्टॉक का वैल्यू, ये आपका कैश का वैल्यू, ये आपका बैंक का वैल्यू। लायबिलिटी आपका वही लायबिलिटी, क्योंकि पिछले साल आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, बट आप पार्टी को अभी तक आप पेमेंट किए नहीं है, इसीलिए आपका टैक्स लायबिलिटी भी दिखा रहा है, क्रेडिटर वाला लायबिलिटी भी दिखा रहा है। जब आप इसको पेमेंट करेंगे ये वाला लायबिलिटी चला जाएगा, ठीक है। बट जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे, इस साल आपका वही ओपनिंग बैलेंस, वही फिगर दिखाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब कैलकुलेशन किया जाता है, साल का आखिर में। तो 2020-21 का पीएल अकाउंट आप लोग निकल चुके हैं। अभी आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर में है, 2021 से 22। तो 2021-22 खत्म होने के बाद तो उसका पीएल अकाउंट बैलेंसिंग निकालेंगे। जब आप कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिजिकली आप लोग ट्रांजेक्शन 2020 से 21 तक किए, उसी को लेकर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल सकते हैं। माना कि अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 को आ चुके, बट हैव यू डन एनी ट्रांजेक्शन हियर, अभी तक हम लोग कुछ तो ट्रांजेक्शन किए नहीं ना, तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही ढंग से नहीं निकलेगा। तो मेरे ख्याल से आपका जो चैप्टर था बैलेंस ट्रांसफर, दैट इज कैश बैलेंस एंड स्टॉक बैलेंस एंड बैंक रिकंसिलिएशन, टैली प्राइम में कैसे किया जाता है,
आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कृपा करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर। गुड बाय एंड थैंक यू।